नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो पड़ताल है वो किसी बड़े रिसर्च पेपर से नहीं, बल्कि हमारे एक श्रोता के भेजे हुए सिर्फ एक वाक्य से शुरू हो रही है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी किसी दादी नानी या किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से जरूर सुना होगा। सवाल है, नकारात्मक शक्ति सबसे पहले बच्चों पर क्यों असर डालती है? बस यही एक लाइन है, लेकिन इसमें इतनी इतनी परतें हैं कि आज हम इसी को खोलने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि इस आम सी लगने वाली धारणा के पीछे क्या कोई मनोवैज्ञानिक सच्चाई है, या ये सिर्फ एक सांस्कृतिक मान्यता है, या फिर इसका कोई आध्यात्मिक पहलू भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस शब्द को ही पकड़ते हैं, नकारात्मक शक्ति। ये सुनने में बहुत भारी और रहस्यमयी लगता है। आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। नकारात्मक शक्ति या नेगेटिव एनर्जी ये कोई साइंटिफिक या मेडिकल टर्म नहीं है। इसकी कोई एक तय परिभाषा नहीं है, और शायद इसीलिए ये हर किसी को अपनी अपनी तरह से छूता है। ये उन चीजों को नाम देने की कोशिश है जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर समझा नहीं पाते। जैसे घर में घुसते ही कभी कभी महसूस होता है कि माहौल कुछ भारी है, या किसी से मिलकर एक अजीब सी बेचैनी होती है, वो वाली फीलिंग। बिल्कुल वही। अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो इसे 3 अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है। पहला है सांस्कृतिक नजरिया, जो शायद सबसे आम है। कई कल्चर्स में इसे बुरी नजर या टोक लगना कहते हैं। अच्छा, नजर लगना। हाँ, यानी किसी की ईर्ष्या, किसी के बुरे विचार, या बस एक भारी नजर से निकली ऊर्जा जो किसी पर, खासकर जो कमजोर है, उस पर असर कर जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का बाहरी हमला हुआ, किसी और की नेगेटिविटी का असर। हाँ, लेकिन दूसरा नजरिया मनोवैज्ञानिक है, जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी माहौल की बात करता है। इस हिसाब से नकारात्मक शक्ति कोई भूत प्रेत या जादू टोना नहीं, बल्कि घर के अंदर का माहौल है। माता पिता के बीच अनकहा तनाव, कोई दबा हुआ गुस्सा, पैसों की चिंता या कोई भी दुख, ये सब मिलकर घर में एक तरह का, आप कह सकती हैं, जहरीला भावनात्मक माहौल बना देते हैं। हवा में एक टेंशन होती है जिसे बच्चे महसूस कर लेते हैं, भले ही बड़े लोग उस पर बात न कर रहे हो। ये वाला पॉइंट तो बहुत बहुत ज्यादा भरोसेमंद लगता है। हम सब ने महसूस किया है कि जब घर में तनाव होता है तो सब कुछ अजीब सा लगता है, भले ही कोई एक शब्द भी ना बोले। सही बात है। और तीसरा नजरिया है आध्यात्मिक। ये ऑरा या ऊर्जा क्षेत्र की बात करता है। इस मान्यता के हिसाब से हर इंसान के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड होती है। जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं नेगेटिव होती हैं, तो ये ऑरा कमजोर या कह सकते हैं दूषित हो जाता है, जिससे हम बाहरी प्रभावों के लिए ज्यादा खुल जाते हैं। तो दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये 3 व्याख्याएं अलग अलग हैं, बल्कि ये है कि वे शायद एक ही चीज की ओर इशारा कर रही हैं। चाहे आप इसे बुरी नजर कहें, भावनात्मक तनाव कहें, या कमजोर ऑरा कहें, तीनों का सार यही है कि एक तरह की हानिकारक ऊर्जा है जो असर डालती है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये बस एक ही अनुभव को समझाने के 3 अलग-अलग तरीके हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये नकारात्मक शक्ति असली है, चाहे किसी भी रूप में हो। पर अब आते हैं सवाल के असली मुद्दे पर, बच्चे ही क्यों? हम बड़ों पर ये सब चीजें असर नहीं करती क्या? हम क्या इम्यून हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, हम इम्यून बिल्कुल नहीं है, लेकिन बच्चों और हम में कुछ बुनियादी फर्क है। इसे समझने के लिए फिर से मनोविज्ञान पर आते हैं। बच्चों का जो भावनात्मक सिस्टम होता है वो भी बन रहा होता है। उसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं, यानी अपनी भावनाओं को समझना और संभालना। और ये क्षमता उनमें पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती, इसलिए उनके पास वयस्कों की तरह इमोशनल फिल्टर नहीं होते। एक मिनट, इमोशनल फिल्टर से क्या मतलब है? मतलब जैसे अगर ऑफिस में हमारा दिन खराब गया है तो हम घर आकर उसे छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। हम मुस्कुरा सकते हैं, नॉर्मल बर्ताव कर सकते हैं। ये एक फिल्टर है। बच्चे ये नहीं कर सकते। वे जो महसूस करते हैं वही दिखाते हैं, और सिर्फ दिखाते नहीं, वे अपने आसपास के माहौल की भावनाओं को एक स्पंज की तरह सोख भी लेते हैं। स्पंज की तरह सोखना, इसका मतलब क्या ये है कि वे अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते? अगर घर में खुशी का माहौल है तो क्या वो उसे भी उतनी ही शिद्दत से सोखते हैं? बिल्कुल, वे खुशी को भी उतनी ही गहराई से सोखते हैं। स्पंज पानी में फर्क नहीं करता, वो बस सोखता है। इसीलिए जब घर में खुशी और प्यार का माहौल होता है तो बच्चे खिल उठते हैं, और जब तनाव होता है तो वे मुरझा जाते हैं।
वे उस तनाव का कारण नहीं समझते, लेकिन उस तनाव की फीलिंग को अपने अंदर ले लेते हैं। मान लीजिए पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर खामोश लड़ाई चल रही है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। वे सोचेंगे कि बच्चे को क्या पता चलेगा, लेकिन बच्चा उस खामोशी में छिपे तनाव को किसी भी वयस्क से ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर लेगा। और शायद इसीलिए वो चिड़चिड़ा हो जाता है या लौने लगता है, और पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि इसे हुआ क्या है। एकदम सही। अब इसी से जुड़ा दूसरा विचार उनकी मासूमियत और खुलेपन का है। ये थोड़ा आध्यात्मिक लगता है, पर इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार भी है। बच्चों का मन वो पूर्वाग्रहों, शक और दुनियादारी से भरा नहीं होता। उनका दिमाग और उनकी ऊर्जा खुली होती है। वे हर चीज को बिना जज किए स्वीकार करते हैं। इस खुलेपन की वजह से वे हर तरह के प्रभाव के लिए ज्यादा ग्रहणशील होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये खुली ऊर्जा वाली बात थोड़ी अमूर्त लगती है। जो श्रोता इन बातों को नहीं मानते, उनके लिए इसे हम और सरल शब्दों में कैसे समझा सकते हैं? क्या ये सिर्फ आत्मविश्वास या भावनात्मक मजबूती का दूसरा नाम है? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, वयस्कों के तौर पर हमने अपने चारों ओर मानसिक और भावनात्मक दीवारें बना ली हैं। हमें पता है कि किस बात को दिल पर लेना है, किसे नज़रअंदाज करना है। बच्चों के पास ये दीवारें नहीं होती। उनका डिफेंस मैकेनिज्म अभी बना नहीं होता, तो कोई भी भावनात्मक तीर सीधा उनके दिल पर लगता है। तो हाँ, आप इसे एक तरह की भावनात्मक मजबूती की कमी कह सकते हैं, जो उम्र के साथ आती है। ठीक है, ये समझ में है। तो एक तरफ उनका विकासशील दिमाग है और दूसरी तरफ भावनात्मक खुलापन। आपकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है कि बच्चे असल में अपने घर के माहौल के सबसे ईमानदार बैरोमीटर हैं। जैसे पुराने जमाने में वो कोयले की खदान में कैनरी पक्षी को ले जाते थे। अगर गैस होती तो पक्षी सबसे पहले बेहोश होता था और सबको पता चल जाता था कि खतरा है। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। वे सिर्फ पीड़ित नहीं हैं, वे संदेशवाहक हैं। उनका चिड़चिड़ापन, उनकी बीमारी, उनका रोना, ये अक्सर उनका अपना नहीं होता। ये उस माहौल का लक्षण होता है जिसमें वो रह रहे हैं। वाह! और ये हमें सवाल के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर लाता है। सबसे पहले असर क्यों होता है? ये सबसे पहले शब्द बहुत कुछ कहता है। क्या इसका वाकई ये मतलब है कि वे हिट होने वाले पहले हैं या सिर्फ लक्षण दिखाने वाले पहले हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद दोनों हो सकता है। पहली संभावना वही है जो आपने बैरोमीटर वाली बात में कही, यानी बच्चे संकेतक हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। हो सकता है कि घर के तनाव से माँ बाप भी उतने ही परेशान हो, लेकिन वे अपनी परेशानी को दबा रहे हैं, काम में मन लगा रहे हैं, ये बस नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके पास 100 तरीके हैं अपनी भावनाओं से भागने के, जबकि बच्चों के पास कोई एस्केप नहीं है। कोई एस्केप नहीं है। वे उस भावना के साथ ही जीते हैं, इसलिए वे उसे तुरंत व्यक्त कर देते हैं, खाना छोड़कर, रात में डर कर या बीमार पड़कर। तो असर शायद पूरे परिवार पर एक साथ हो रहा है, लेकिन खतरे का अलार्म सबसे पहले बच्चे के व्यवहार से बजता है। वे उस नाटक के पहले किरदार हैं जो पर्दे के पीछे की सच्चाई को मंच पर ले आते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि कई बार जब हम बच्चे का इलाज करा रहे होते हैं तो असल में इलाज की जरूरत घर के माहौल को होती है। बिल्कुल। और दूसरी संभावना ये भी है कि वो धारणा सचमुच सही है कि वे वास्तव में सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इसकी तुलना एक साफ सफेद दीवार से कीजिए। उस पर अगर एक छोटा सा भी एक गंदा हाथ लगेगा तो वो तुरंत नजर आएगा। वहीं एक पुरानी, धब्बेदार या रंगीन दीवार पर वही हाथ का निशान शायद किसी को दिखे भी नहीं। सही है। बच्चों की ऊर्जा, उनका मन उसी साफ सफेद दीवार की तरह है, साफ और कोरा। कोई भी बाहरी नकारात्मकता उन पर एक स्पष्ट दाग की तरह दिखती है, जबकि हम वयस्कों का मन तो पहले से ही हजारों चिंताओं, अनुभवों और विचारों के धब्बों से भरा हुआ है। हमारे ऊपर एक और दाग लगता है तो शायद हमें पता भी नहीं चलता, हम उसके आदी हो चुके हैं। आपकी ये मिसाल सुनकर मुझे एक और ख्याल आ रहा है। जैसे एक शांत तालाब होता है, अगर उसमें जरा सा भी कंकड़ फेंकूं तो लहरें बहुत दूर तक और बहुत साफ दिखती हैं। शायद बच्चों का मन वैसा ही शांत तालाब है और हम वयस्कों का मन एक अशांत समुंदर की तरह है, जहां रोज हजारों लहरें उठ रही हैं। उसमें एक और छोटी लहर का पता ही नहीं चलता। क्या ये सही लगता है? साल तो और भी सटीक है, क्योंकि वो ये भी बताती है कि प्रतिक्रिया कितनी बड़ी होती है। एक छोटे से एक्शन का बच्चों पर कितना बड़ा रिएक्शन हो सकता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, नकारात्मक शक्ति की अलग अलग परिभाषाएं, बच्चों का मनोविज्ञान, उनका खुलापन
और ये सबसे पहले प्रभावित होने का विचार, तो हमारे सामने क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि ये सवाल महज एक अंधविश्वास या लोक कथा से कहीं ज्यादा गहरा है। ये इंसानी जुड़ाव और भावनात्मक इकोसिस्टम पर एक बहुत ही गहरी टिप्पणी है। यह हमें बताता है कि बच्चे हमसे अलग थलग कोई जीव नहीं है, वो हमारे ही भावनात्मक और ऊर्जावान पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे संवेदनशील और सबसे सच्चा हिस्सा है। वे हमारे परिवार की, हमारे समाज की भावनात्मक सेहत के लिटमस टेस्ट की तरह हैं। तो मतलब ये सवाल असल में हम बड़ों के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? बिल्कुल, ये सवाल सीधा हमारी जिम्मेदारी पर आके रुकता है। ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों के लिए एक पॉजिटिव और सुरक्षित माहौल बनाना सिर्फ उनकी परवरिश के लिए नहीं, बल्कि उनके वजूद के लिए ज़रूरी है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। हम ये सोचकर खुद को धोखा नहीं दे सकते कि अरे बच्चे हैं, क्या समझते हैं। वे हमारे शब्द शायद ना समझें, पर वे हमारी ऊर्जा, हमारी भावना और हमारे इरादे को हमसे बेहतर समझते हैं। हमारा अनकहा गुस्सा, हमारी छिपाई हुई चिंता, हमारे चेहरे पर आती जाती शिकन, ये सब उन पर सीधा और गहरा असर डालती हैं। और शायद सिर्फ एक पॉजिटिव माहौल बनाना ही काफी नहीं है, शायद एक ईमानदार माहौल बनाना ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आप दुखी हैं तो ये जताने से बेहतर है कि आप बच्चे को बताएं कि आज पापा थोड़े उदास हैं, बजाय इसके कि आप झूठी मुस्कान ओढ़कर घूमें, क्योंकि वो झूठ को पकड़ लेंगे। आपने 100% सही बात कही। ईमानदारी, भावनात्मक ईमानदारी। बच्चे एक नकली पॉजिटिव माहौल से ज्यादा एक सच्चे, भले ही थोड़े उदास माहौल में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि तब उन्हें पता होता है कि जो वे महसूस कर रहे हैं वो सच है। इससे उनका अपनी भावनाओं पर भरोसा बढ़ता है। वाकई एक सीधे से सवाल ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने भावनात्मक दोगलेपन और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में है। ये एक आईना है जो हमें दिखा रहा है कि हमारे माहौल का सबसे शुद्ध रूप में क्या असर होगा। मैं श्रोता के लिए बस एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। अगर ये सच है कि बच्चे नकारात्मक ऊर्जाओं को सबसे पहले और सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, तो ये उन अनगिनत सूक्ष्म नकारात्मकताओं के बारे में क्या कहता है जिनके हम वयस्क आदी हो चुके हैं और जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते हैं। ऑफिस का तनाव, रिश्तों की कड़वाहट, भविष्य की चिंता, ये सब हमारे लिए नॉर्मल हो गया है। शायद बच्चे हमें यही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम बड़े होकर भूल चुके हैं, गहराई से महसूस करना। शायद सवाल ये नहीं है कि वो इतने संवेदनशील क्यों हैं, बल्कि ये है कि हम इतने असंवेदनशील कैसे हो गए। शायद हमें भी उन संकेतों को फिर से महसूस करने के लिए अपने अंदर के बच्चे से जुड़ने की जरूरत है।